ओके गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। क्या होता है वायु प्रदूषण, कैसे होता है और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि प्रदूषण क्या है। जब भी किसी प्रदूषण की बात करते हैं तो मीन्स चाहे वो एयर की बात करें, वाटर की बात करें या सॉइल की बात करें, इनकी क्वालिटी में होने वाले चेंजेस, किसी भी प्रकार से इनकी जो क्वालिटी है उसमें चेंजेस हो जाए जिससे कि इनका हानिकारक प्रभाव आने लगे, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण की जब हम बात करते हैं तो भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अवांछनीय परिवर्तन जिससे हमारे जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। अब अगर हम WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू WHO वायु प्रदूषण उन परिस्थितियों तक सीमित रहता है जहाँ तक हमारे परिवेशीय वायुमंडल में दूषित पदार्थों की सांद्रता ह्यूमन बींग्स और इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाने की सीमा तक बढ़ जाते हैं। अब इसे देखिए, WHO ने क्या डेफिनेशन दी है कि उस स्थिति को वायु प्रदूषण कहेंगे जब उसकी उसकी जो स्थिति है या उसका जो स्तर है हमारे ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालना शुरू कर दे, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। अब सोर्सेज की जब हम बात करते हैं, देखते हैं कि इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या होते हैं। दोनों ही प्रकार के सोर्सेज हो सकते हैं, नेचुरल भी और मैन मेड भी। तो जब हम मैन मेड की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स जब भी किसी काम को करता है, अपने लिए डेवलपमेंट करता है, तो उससे वो वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। और इसी प्रकार अगर हम ह्यूमन बींग्स को बाहर कर दें, ह्यूमन बींग्स के किसी भी कार्यकलाप को ना शामिलित करें, तो तब भी प्रकृति में स्वतः ही वायु प्रदूषण होता रहता है। तो दोनों ही स्थितियाँ चलती हैं, एक नेचुरल पोल्यूशन जो होता है, नेचुरल सोर्सेज, एंड सेकेंड वन इज मैन मेड सोर्सेज, या जिसको हम कह सकते हैं मानवीय सोर्सेज होते हैं, जो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए किसी भी प्रकार से इस संतुलन को बिगाड़ता है, या इस जो वायु के अंदर गैसेस का लेवल है या उसकी जो क्वालिटी है उसको खराब करता है। तो देखते हैं हम कि किस प्रकार के काम होते हैं जिनको करने से ह्यूमन बीइंग एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देता है। फर्स्ट देखते हैं हम दहन प्रक्रिया, मीन्स जलाना। अब जलाना, जलने का मीन्स है कि आग को जलाना या जो फायर प्रोसेस होता है। कब कब हम फायर प्रोसेस करते हैं, कब कब करते हैं, जैसे जब हम घरों का काम करते हैं, सेकेंड जो व्हीकल्स होते हैं उनमें, और जो हमारे थर्मल यूनिट्स चलती हैं उसमें भी दहन प्रक्रम यूज़ किया जाता है, और कुछ अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें भी इस काम को किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं औद्योगिक निर्माण प्रक्रम। अब औद्योगिक निर्माण प्रक्रम में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, फिर मेटल्स को यूज़ किया जाता है और कुछ अदर केमिकल्स को भी यूज़ किया जाता है, जिससे क्या है, उससे निकलने वाली जो गैसेज हैं या उससे निकलने वाले जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो एयर में मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलायकों का प्रयोग। अब जब हम विलायकों की बात करते हैं तो विलायकों का प्रयोग क्या होता है कि जब इंडस्ट्रीज का जो काम किया जाता है, जैसे पेंट किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, या फिर विलायकों का निष्कर्षण किया जाता है, या सफाई में विलायकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कृषि क्रियाएं। अब कृषि क्रियाओं में तो पता है कि कृषि क्रियाओं में क्या होता है, फसल पर केमिकल्स का छिड़काव करते हैं ना, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, या फिर जो खरपतवार नाशी होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जो केमिकल्स हैं उसके फ्यूम्स होते हैं,
और उनसे कुछ गैसेस जो निकलती हैं है ना वाष्प के रूप में, तो वो सारी क्या है वायु में मिलती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास परमाणु ऊर्जा। अब परमाणु ऊर्जा में क्या होता है, ईंधन को तैयार करते हैं, परमाणु उपकरणों का परीक्षण भी किया जाता है और ईंधन का परिष्करण करते हैं। तो ये सारे जो प्रक्रम है इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अब दहन प्रक्रम में, औद्योगिक प्रक्रम में, विलायकों के प्रयोग में और फिर कृषि क्रियाओं में और परमाणु ऊर्जा में क्या किया जाता है, वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। अब ये इसकी आगे डिटेल में थोड़ी थ्योरी भी दी हुई है कि दहन प्रक्रम में कैसे बढ़ता है, कि जब औद्योगिक विकास करते हैं कारखानों में, इंडस्ट्रीज में या घरों में या फिर थर्मल यूनिट्स में, तो उसमें क्या होता है, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, उसका धुआं, उसके पार्टिकल्स, राख है ना, ओजोन युक्त ऑक्सीजेंट्स, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड। अब जब ये मेटल्स को यूज किया जाता है ना पेंट में, तब इनका रिसाव होता है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं ये वाष्प के रूप में या स्मेल के रूप में या पार्टिकल्स के रूप में वायु में सम्मिलित हो जाती है और वायु का स्तर खराब कर देती है या वायु को प्रदूषित कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया। अब औद्योगिक निर्माण में क्या होता है, जब ये क्रशिंग का काम होता है, बेकिंग का होता है, या जो कैंडल्स बनाते हैं या मेटल जो यूनिट्स लगी हुई हैं, और हमारे पास जो ये टेक्सटाइल्स यूनिट हैं या ये जो कागज पेपर यूनिट्स होते हैं, पेपर मिल्स होती है जिसे गत्ता उद्योग कहा जाता है, तो इनसे निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल्स और इनकी जो धूल है या फ्लोराइड्स है, ये सभी क्या है वायु के प्रमुख प्रदूषक माने जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है विलायकों का प्रयोग। अब विलायकों के प्रयोग से क्या होता है, जब स्प्रे पेंटिंग का काम किया जाता है तो उससे हाइड्रोकार्बन्स और वाष्प निकलते हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। सेकंड बात करते हैं विलायक निष्कर्षण। अब विलायक निष्कर्षण में क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथाइल, मिथाइल एल्कोहल, बेंजीन और पिरिडिन का यूजेस किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कागज और कपड़ों की जब हम पेंट करते हैं, उसको कलर किया जाता है, उसको प्रिंटिंग की जाती है और ड्राईक्लीन किया जाता है, तो उस समय बहुत से जो विलायक हैं सोल्यूबल्स हैं उनको प्रयोग किया जाता है जो वाष्प के रूप में वायु में मिलते रहते हैं। थर्ड हम बात करते हैं कि विलायकों की सफाई में, तो इस प्रकार की क्रिया में इथिलीन एरोमेटिक यौगिक बनते हैं जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं और वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। एग्रीकल्चर ऑपरेशंस की बात करें तो एग्रीकल्चर जो ऑपरेशंस है वो आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन में हम किसका यूज़ करते हैं, कि जो पॉइजनस केमिकल्स होते हैं ना, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स हैं, या जो फंजाई या जो और अदर जो रोग नियंत्रण के लिए हमें यूज़ करते हैं, जो क्रॉप पर स्प्रे किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, फॉस्फेट, हाइड्रोकार्बन, लेड आदि क्या होता है, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं वो निकलते ही रहते हैं और वायु को प्रदूषित करते ही रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, DDT और BHC एल्ड्रिन आदि का भी प्रयोग किया जाता है जो सूक्ष्म कणों के रूप में वायु में मिलते ही रहते हैं। अब अदर की बात करें तो कृषि संबंधी और कौन से कार्य होते हैं, जैसे कूड़ा करकट, फसलों के अवशेष, पेड़ पौधों की पत्तियां और ये डंठल, ये सूखी लकड़ियां क्या करते हैं, जिसे खाद बनाने के स्थान पर अज्ञानतावश जला भी देते हैं, जिससे भी क्या कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, राख कण वायु में मिलते ही रहते हैं। तो इस प्रकार ये वायु प्रदूषण का जो प्रोसेस है वो भी रेगुलर चलता रहता है। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें क्या होता है, परमाणु ईंधन का तैयार करते हैं तो उससे भी जो बेरिलियम, धूल, ऑर्गन, आयोडीन आदि निकलते रहते हैं जो वायु में मिलकर प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। सेकेंड हमारे पास है कि
जो परमाणु उपकरणों का परीक्षण करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो अणु और जो विकिरण होते हैं उससे घातक प्रदूषण फैलता है और इन पदार्थों के अपघटन में भी अनेकों वर्ष लग जाते हैं और फिर इनके कारण इनका जो प्रभाव है वो बहुत लंबे समय तक वातावरण में रहता है। अभी आपको पता होगा कि जब परमाणु परीक्षण किया गया है जापान के कहाँ किया गया था, हिरोशिमा तथा नागासाकी शहर पर किया गया था। तो उसमें ऊर्जा संबंधी इस प्रकार अनेक जगह पर अलग अलग जो परमाणु विस्फोट किए जाते हैं उससे कुछ सीमा तक वायु प्रदूषण होता रहता है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो दुष्प्रभाव हैं, किसके वायु प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव हैं वो किस किस पर और कैसे कैसे होते हैं। तो वायु प्रदूषण के जो प्रभाव हैं वो और वर्ड पर रहते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जीव जंतुओं पर जो प्रभाव है वो कैसे या क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, जीवों के श्वसन तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। और वायुमंडल में धुएं के कारण सूर्य के प्रकाश की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो भी डायरेक्टली पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिनका जीवों पर और जंतुओं पर विपरीत या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और वायु प्रदूषण के कारण पशुओं के चारे और जो उसका घास है उस पर भी क्लोराइड, लेड और पारा जैसे जो कंपाउंड है वो पहुंच जाते हैं और उससे ये जहरीला हो जाता है। और इस चारे के साथ ही पशुओं के शरीर में भी इस प्रकार के जो मेटल है वो एंटर कर जाता है और जिनसे इनको हड्डियों और दांतों में फ्लोरोसिन रोग हो जाता है या इनमें जिसको कहते हैं लंगड़ापन भी आ जाता है और इनसे इनका वेट भी कम होने लगता है। और वायु प्रदूषण के जो बुरे प्रभाव हैं उनमें मधुमक्खी और जो मौत होते हैं और अनेक जो कीट भक्षी होते हैं उन इंसेक्ट्स पर भी पड़ता है और वो भी बड़ी संख्या में मर जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वनस्पतियों पर या जो प्लांट्स हैं उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण के कारण जो सनलाइट है उसकी तीव्रता में भी कमी आ जाती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट है, सनलाइट पर। अगर सनलाइट ही कम पहुंचेगी तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और इसमें विषैली गैसें जो होती हैं या विषैले पदार्थ वर्षा के जल के साथ मिलकर पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं और ऐसे पदार्थ क्या है पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और इन पौधों में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं और इनकी जो ग्रीनरी है या हरे भरे पौधे नष्ट भी हो जाते हैं। अगर वायुमंडल के प्रदूषण की बात करते हैं तो जब इनकी प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है तो पौधों की पत्तियां और फूलों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। एक लिमिट में ही हर चीज होती है ना, तो अगर एक लिमिट से ज़्यादा ये प्रदूषण बढ़ जाता है तो पेड़ों के पत्तियां फूलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और इस प्रदूषित वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड जो पाई जाती है वो प्लांट्स के लिए सबसे हानिकारक होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो ह्यूमन बींग्स है इस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो वायुमंडल में जो धातुओं के कण होते हैं, धुआं होता है, सल्फर, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फेट, नाइट्रेट, अनेक प्रकार के जो यौगिक है उनमें वृद्धि होने लगती है, जिससे मनुष्यों की जो श्वास नलियाँ या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और जो लंग्स हैं, लीवर है या किडनी या फिर जो सीनस होता है हमारा जो नर्व सिस्टम है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, वो भी प्रभावित होने लगते हैं। और वायु प्रदूषकों से मनुष्यों की दृष्टि पर भी या आई साइट पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड, आइसोसाइनाइड, मिथाइल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस प्रकार की कार्बन मोनोऑक्साइड से हाइड्रोकार्बन के धुएं,
से आँखों पर, फेफड़ों पर, श्वसन तंत्र पर घातक प्रभाव पड़ने लगता है। और यदि वायु प्रदूषण है उसका जो लेवल बढ़ता जाए तो जिससे सिर दर्द, शारीरिक और मानसिक शिथिलता तक की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और वाहनों के निकले धुएं की अगर बात करें तो उस धुएं में उपस्थित जो शीशा होता है वो भोजन और जल के साथ मिलकर ह्यूमन बींग्स के शरीर के अंदर पहुंच जाता है और बहुत से रोगों का कारण भी बनता है। जैसे वायु में SO2 और NO2 की अधिकता से कैंसर, डायबिटीज, हार्ट के जो डिजीज होती हैं, फ्लू या दमा या जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, इस तरह के जो रोग हैं, श्वास से संबंधित रोग भी होने लगते हैं। SO2 के प्रभाव से एम्फाइसीमा नामक रोग होता है। ये जो रोग है इनको आप अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि ये रोग ही पूछे जा सकते हैं और इस रोग के कारण बहुत से लोगों की हर साल डेथ भी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वायुमंडल पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो जो वायु प्रदूषण के कारण उसमें उपस्थित प्रदूषक होते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं या धुआं होते हैं, उससे विजिबिलिटी 0 तक हो जाती है। शून्य विजिबिलिटी होने के कारण कई बार ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कि बड़े सिटीज में वाहनों को भी रोकना पड़ता है। ऐसी कंडीशन अक्सर आपने सुना होगा, अगर आप न्यूज़पेपर या न्यूज़ देखते हो तो दिल्ली में ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाती है जिसके कारण वहाँ पर व्हीकल्स को भी रोकना पड़ जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसका मौसम पर प्रभाव। अब मौसम पर प्रभाव क्या होता है कि जो मौसम वायुमंडल में क्या होता है, कोहरा, और ये धुएं के कारण हमें कोहरा सा भी दिखाई देता है ना। धुएं के कारण एक जो परत बन जाती है जो कि प्रदूषण का भी कारण होता है। ऐसा शीतकालीन जो ये सत्र होता है या जो सर्दियों में इस प्रकार से पूरा कोहरा बन जाता है और इससे क्या होता है, तापक्रम कम हो जाता है और कोहरे के कारण भूतल के निकट का जो तापक्रम है वो हमेशा ऊंचा होता रहता है। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च या अकॉर्डिंग टू स्टडी CO2 की जो वृद्धि है वो प्रति वर्ष 2% हो रही है। मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो वृद्धि है वो रेगुलर हर साल 2% बढ़ रहा है और इससे पृथ्वी के तापमान में 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम ओजोन सतह पर प्रभाव। अब ओजोन सतह पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें, जो हानिकारक किरणें हैं या जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है और अल्ट्रावायलेट जो रेज है उसको ओजोन जो परत है वो पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिससे जो जलवायु है वो कृषि और जीव जंतुओं के लिए उपयुक्त बनी रहती है और उसके जो कुप्रभाव है उससे हमारी रक्षा होती है। और अगर ओजोन के स्तर की मोटाई में कमी आ जाती है या एयर पोल्यूशन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो पृथ्वी तक अधिक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर अधिक पहुंचेंगे तो नेचुरल सी बात है कि उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स पर या ह्यूमन बींग्स पर डायरेक्टली पड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि जो अदर पदार्थ हैं उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अब अदर पदार्थों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि जैसे धातु है या पेंट है या कागज, डाई, रबड़, इनके जो उद्योग है उन पर भी बुरा इफेक्ट पड़ता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से भवन निर्माण पर के पदार्थों पर प्रभाव पड़ता है। कैसे, उससे क्या होता है कि जो भवन है वो जर्जर या कमजोर हो जाते हैं और निर्माण के पदार्थों पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 और SO3 के कारण जंग लग जाते हैं जिसके कारण उनका रूप भी विकृत होने लगता है। चूना पत्थर कैल्शियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है और वायु प्रदूषण के कारण घर में रखी हुई वस्तुएं आदि भी गंदी हो जाती हैं।
हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण चांदी की जो चमक है वो भी कम हो जाती है H2S के कारण। तो इस प्रकार शहरी जो वायु प्रदूषण है उसमें लोहे की जो चीजें होती हैं, लोहे पर जंग लग जाता है जिससे वो जल्दी टूटने की स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार वायु प्रदूषण से अन्य पदार्थों पर भी बुरे प्रभाव पड़ते हैं।